समझौता एक्सप्रेस से लेकर दिल्ली दिल्ली धमाके तक हर कार्रवाई के पीछे भारत है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक प्रॉपर हिस्ट्री है। सर, हमने देखा कि मोदी जब भी कोई इकदाम करता है उसका सियासी एजेंडा उसके पीछे होता है। अब जिस तरह से तुर्किया पर भारत में दहशतगर्दी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं भारत की जानिब से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि भारत और अब तुर्किया के जो ताल्लुकात हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है, तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ जो मोदी की जानिब से लगाई जा रही हैं तुर्किया पर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या सियासी एजेंडा है अब मोदी का? देखें कितने शर्म की बात है। तुर्किया कहाँ बैठा हुआ है, उसको उसको ड्रैग कर, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि तुर्किया है या अजरबैजान है ये या सऊदी हैं, ये वो ममालिक हैं जो आपके साथ खड़े रहे हैं और डंके के चोट पे खड़े रहे हैं। तो इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि जब भी देखें तैयब अर्दोगान जब यूनाइटेड नेशन पे जाते हैं तो वो कश्मीर का नक्शा निकाल के दिखाते हैं और एक फर्म स्टैंड लेते हैं, तो इनको इस बात का दुख है। और जिस तरीके से वहां पे तुर्किया के अवाम का पाकिस्तान से एक लिंक बनता है उसका भी इनको तकलीफ है। तो दैट्स वाई इनको ड्रैग करने की कोशिश करें। तुर्किया को क्या जरूरत पड़ी ना, पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है कि हम ऐसा करें? इंडिया के अंदर ही जो फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, अभी जो जिस तरह हरियाणा में फरीदाबाद में जो डॉक्टर्स पकड़े हैं उन्होंने, या जम्मू एंड कश्मीर में पकड़े हैं, तो आप देखें 20 करोड़ मुसलमान है तो उनकी तरफ से तो रिएक्शन आएगा। अगर इस 20 करोड़ में भी चंद हजार खड़े हो गए तो फिर इंडिया का क्या होगा? मेरे ख्याल में ये उनको लेकिन सीरियसली सोचना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में, रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और या जिस तरह से वहाँ पे अकलीतों के साथ बर्बरियत वाला सलूक किया जा रहा है, उसमें आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो अगर इसी तरह की ओछी हरकतें करेगा तो उसके टूटने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? यहाँ देखें ऑलरेडी है दुनिया को, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता नहीं जिस तरह इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही को देख लें, जिसको अभी तो वहां पे और ज्यादा इनको फिक्र पड़ गई है जब से बांग्लादेश में हसीना वाजिद निकल गई है वहां पे, तो अब वो कहते हैं तीसरा फ्रंट भी हमारे लिए खुल गया है। और फिर ऊपर से 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, देखें नॉर्थ ईस्ट में 7 के 7 स्टेट्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए। और फिर वो समझते हैं अपने आप को दे आर डिफरेंट फ्रॉम mainland इंडिया, क्योंकि सारे मंगोलाइट्स हैं, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं, कुछ उसके बाद मुसलमान से जो हिंदू हैं वो भी डिफरेंट बिलीव के वो लोग वहां पे मौजूद हैं। और अभी हमने रिसेंटली देखा ना आपने कि जो वहां पे जो हो रहा है मणिपुर में हो रहा है, क्रिश्चियंस की असैसिनेशन, गैंग रेप्स वहां पे हो रहे हैं। त्रिपुरा ने, मिजोरम ने अपनी हुकूमतें डिक्लेयर की हुई है, एग्जाइल में उनकी गवर्नमेंट चल रही है। तो वहां पे स्ट्रगल है और वहां पे वो ड्रैकोनियन लॉस ऑलरेडी इन प्लेस है। तो वहां पे जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। अब आए इधर इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं जो वहां पे मजालिम हो रहे हैं, स्पेशली इन वाकयात के बाद, रेड फोर्ट के बाद से और जो भी धमाका वहां पे हुआ इसके बाद से मुसलमानों पे जो क्रैक डाउन हो रहे, इसके आड़ में क्रैक डाउन करते हैं और इसके बाद अरेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं और इसके बाद खवातीन की इस्मत दरी की जाती है, तो वो भी जारी है। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड पंजाब है, वहां पे खालिस्तान की डिमांड है और बड़ा स्ट्रांग वहां पे रेजेंटमेंट है अगेंस्ट हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी के अगेंस्ट। और ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत जब भी कोई ऐसा इकदाम उठाता है तो उससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब तुर्किया पर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है उसके बाद तुर्किया ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी भारत को, कि इनके हेलीकॉप्टर से भरे कार्गो हवाई जहाज़ अमरीकी एयरबेस वापस उनको जाना पड़ा। तो अब ये जो चपकलिश भारत और तुर्किया के दरमियान हो गई है, इससे आपको क्या लगता है भारत को अब आगे जाके किस किस्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है? तुर्किया देखें कि नेटो का मेंबर भी है और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान की, ये बड़े स्ट्रांग मैन है, स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं। तुर्किया आप देखें कि आप टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मिलिट्री माइट के हिसाब से बहुत आगे हैं, स्पेशली इनके ड्रोन्स जो हैं दुनिया में माने जाते हैं। वो एक पावरफुल मुल्क है, वो डिप्लोमेटिकली भी प्रीवेल कर सकते हैं, मिलिटरीली भी प्रीवेल कर सकते हैं। और ये है कि इंडिया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ना कोई इनके बॉर्डर मिलते हैं ना कुछ है। तो वो ऐसे उन्होंने बातें की, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और इसी तरह जिस तरीके से पास्ट में है फ्यूचर में भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि
अमेरिका और सऊदीया जो है वो इतने करीब हो रहे हैं कि जो 35 हैं त्यारे जंगी वो भी उनको अब बिल्कुल करीब है। और ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी ये कहा है कि ये अब जो है मुआहदा होने को है। तो आप क्या समझते हैं कि ये F-35 मिलने के बाद खित्ते में सऊदीया का जो दिफा है वो कितना मजबूत होगा, और इसराइल जो है उसको इससे क्या फर्क पड़ेगा इस डील से? पहले तो देखा ना कि ये रिफ्लेक्ट करता है डीप स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं जो सऊदीज और अमेरिकन के दरमियान हैं। और फिर देखें कि जब अब MBS जा रहे हैं तो वहां पे यकीनन वो सिक्योरिटी की गारंटीज की भी बात करेंगे और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी इसमें हो सकता है। $142 बिलियन की अगर आपको याद हो, जब ट्रंप विजिट करने गए थे सऊदी अरब तो वहां पे बात हुई। तो दिस इज दी दुनिया में अमेरिका का सबसे बहुत बड़ा जो डील कहीं डिफेंस कोऑपरेशन का हुआ है परचेजेस का, तो दैट इज $142 बिलियन विद सऊदीज। तो इसमें उन्होंने जहाज भी खरीदने हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, उन्होंने मिसाइल्स भी हैं, मेरीटाइम सिक्योरिटी के इक्विपमेंट भी लेना है। अब जब ये जहाज आएगा तो इसमें देखे खित्ते में सिर्फ इजराइल इज द ओनली कंट्री है। दुनिया में तकरीबन 8 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास F-35 जहाज हैं, बाकी सारे वेस्ट में है। इजराइल एक वाहिद मुल्क है जो वेस्ट एशिया में है। अब उसमें आप समझ ले कि एक राइवलरी हो सकती है, एक टेक्नोलॉजिकल इक्विवेलेंस उस पर बराबरी पे आ गए हैं कि इनके पास भी F-35 होंगे। 5th जनरेशन वारफेयर है, सिंबॉलिक है और डेटरेंस के लिए है। तो इसराइल को अभी 10 दफा सोचना पड़ेगा। जिस तरह खतरा रिसेंटली हमने देखा था, कतर में स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी, तो ये जहाज अब इनके पास होंगे तो एक कैपेबिलिटी, एक पैरिटी में ये आएंगे। तो मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत जबरदस्त किस्म की एक सिग्निफिकेंस है। और डेटरेंस के वेस्ट एशिया में आप देख लें, मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो हो गई, देखें ना कि MBS का फोकस है, जिस तरह वो नियोम को डेवलप कर रहा है, तो वो कहते थे एक फोकस है कि हम ऑयल से निकलें और हम आगे दूसरी चीजों में फोकस करें। तो मिशन 2030 है इकोनॉमी, और सेकंड है मिलिट्री माइट को वो डेवलप करना चाहता है। सो दैट्स वाई $142 बिलियन का हुआ। पाकिस्तान के साथ एक अलायंस भी है, सो वो भी उनके पास एक एडिड एडवांटेज है, एक मिलिट्री माइट पाकिस्तान की उनके साथ है। सो मेरे ख्याल में पहले तो ये देखा जाता था ना कि ईरान के तनाजुर में चीजें देखी जाती थी, लेकिन अब वो चीज वहां से निकल गए। सऊदी ईरानी से अच्छे ताल्लुकात हैं। सो अब इसको आप देख सकते हैं इसराइल के उसमें। तो मैं कह सकता हूँ ये जब जहाज आएंगे तो बराबरी के उसमें होंगे। सर अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को जिस तरह से जहाज लेने पे माइल किया है, तो ये आप ये सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? चीनी टेक्नोलॉजी है जो उसकी आप आगे मौजूदा दौर में किस तरह से अहमियत को समझते हैं? देखिए, चीनी टेक्नोलॉजी ने तो अपने आप को साबित कर दिया। इस पर मार्के हक और बुनियाद मरसूस में जेट-10C ने जब आपके राफेल गिरा दिए तो, और फिर उस तो क्या रह गया है, आप PL-15 है, अभी PL-17 अभी हमारे मिलने लगे हैं। तो उससे जेट-10C के आपको पता है कि जो उसकी मार्केट थी और शेयर्स थे वो दुनिया भर में बढ़ गए थे। फिर पाकिस्तान की इनकी जॉइंट प्रोडक्शन भी है, देखे F-17 थंडर भी बना रहे हैं, बाकी भी है। तो दुनिया अब ये समझती है कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है ये इट इज फार सुपीरियर देन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को उस कंपैरिजन में देखा जाता है। अभी देखें F-35 है तो इनके पास J-35 है। सो वो जहाज भी इनके पास है। सो दुनिया में जो स्पेशली जो फार ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और जो आसियान के मेंबर कंट्रीज है उनका ज्यादा अभी इंटरेस्ट है। चाइनीज इन्फ्लुएंस भी वहां पे ज्यादा है साउथ एशिया सी के अंदर से, तो उनके ज्यादा है। फिर इन्होंने जिस तरह जहाज हमारे पास थे, उनका टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम तो पाकिस्तान ने डिलीवर किया है। सो दैट्स वाई दुनिया में टेक्नोलॉजी में तो बढ़तरी हासिल हुई है। इवन हमारे सिफारती ताल्लुकात की बात की जाए तो उसमें भी नई जहत मिल रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तानी नेवल चीफ नवीद अशरफ ने बांग्लादेश का दौरा मुकम्मल कर लिया है, अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी हुई हैं। इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान बांग्लादेश को इनके ताल्लुकात जो हैं वो मजीद एक नई जहत की तरफ जा रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? और इंडिया में तो इस दौरे के हवाले से सर कोहराम मचा हुआ है। बिल्कुल, इंडियन मीडिया तो पागल हो गया है। बिल्कुल, हाँ, जिस तरीके से देखे एक्सचेंज हो रहे हैं, उनके इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज पाकिस्तान के विजिट कर रहे हैं। अभी हमारे लोग वहां भी चेयरमैन जॉइंट चीफ भी वहां से होके आए हुए हैं।
تو اس سے یہ میسج اسی لیے کو وہاں پہ ابھی ان کے جو تھنک ٹینکس ہے وہ سارے اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ 2 فرنٹ وار ہے، چائنا اور پاکستان ہے، ابھی انہوں نے کہا تیسرا فرنٹ ہے وہ بنگلہ دیش کا ہے۔ تو بنگلہ دیشیوں نے جس طریقے سے وہ لگتے ہیں جس طرح وہ بند تھے لیکن نکلے ہیں، جس طرح محبت کا اظہار کیا ہے جی پاکستان کے ساتھ، اور جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، اور پاکستان نے اکارڈنگلی وہ رسپونڈ بھی کیا ہے، تو میرے خیال میں کہ بہت زبردست بات ہے کہ پاکستان اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس سے جو ایک ڈپلومیٹک تو آپ کو وکٹری بھی ہے، لیکن ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ بڑا زبردست ہے۔ اب انڈیا 100 بار سوچے گا یار ادھر سے بھی کچھ آ سکتا ہے۔ پھر اوپر سے نارتھ ایسٹ انڈیا کے آپ دیکھیں، بنگلہ دیش کے اوپر ہی آپ دیکھیں گے سلیگری کوریڈور جو لنک کرتا ہے مین لینڈ انڈیا کو نارتھ ایسٹ انڈیا سے، سو نیرویسٹ جو ہے وہ 22 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر چمبی ویلی ہے، وہاں چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ابھی سوچ رہا ہے کہ وہ جب اسٹریٹجی کو دیکھتا ہے تو ان کو بڑے خطرناک والے حالات ہیں، سے چائنیز آ کے اس کو کاٹ سکتے ہیں، جس سے بنگلہ دیشی بھی کر سکتے ہیں۔ سو ایک ایسی سچویشن میں آئے ہیں کہ انڈینز کی وہ نہ بڑھ کے دبا سکتے ہیں، مطلب بالکل ریٹرک سر، سونگ گی مارکا کہ حق ہم میں یہ کر بھارت کو سکتے جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اب بھارت خود خوفزدہ ہے، پاکستان سے کسی بھی قیمت پر جنگ نہیں موڑ لے سکتا، کیونکہ مارکا حق میں جو بھارت کے ساتھ ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے